तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा। तो आइए आज हम भाषा में व्याकरण के बारे में जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं भाषा और व्याकरण के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें तो हम छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल सही बात है। आप ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं और आप छोटे क्लासों में इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि इनसे कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिनका हम सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हम उस नंबर से चूक जाते हैं। तो आज हम भाषा एवं व्याकरण के बारे में जानते हैं और आइए जानते हैं सबसे पहले कि भाषा क्या होती है। ठीक है, तो भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है। इसकी सहायता से हम अपने विचारों, भावों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि भाषा के माध्यम से ही हमारे मन में जो भावना है, जो विचार है, हम एक दूसरे को उससे क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। तो आपको बता दें कि जो भाषा शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है वह संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। यानी कि वाणी के माध्यम से हम अपने बात को एक दूसरे को समझाने बताने की कोशिश करते हैं, जिससे दूसरा इंसान भी उसको सुन करके समझने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। तो आपको बता दें कि भाषा के अंग कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमारा वर्ण होता है। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे न्यून इकाई होती है। न्यून इकाई का मतलब होता है छोटी इकाई होती है। वहीं शब्द या भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है। इसका निर्माण वर्णों से होता है। वर्ण के बारे में हमने जाना कि यह अक्षर यानी कि यह जो वर्ण होता है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और कई वर्णों के समूह से शब्द का निर्माण होता है और इन्हीं शब्दों के क्रमबद्ध समूह से वाक्य का निर्माण होता है। तो वाक्य के बारे में जानते हैं कि शब्दों के सही क्रम से वाक्य का निर्माण होता है। यह किसी भाव को स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है। यानी वाक्य के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या भाव है और उसका क्या अर्थ निकल कर आ रहा है। ठीक है, आइए अब हम व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा को शुद्ध एवं सर्वमान्य या मानक रूप में बोलना, समझना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। और लिपि क्या होती है? लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। यानी कि लिखित रूप में जो चीज़ें, जिन वर्णों का हम प्रयोग करते हैं, जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, वह लिपि कहलाती है। हिंदी, संस्कृत, मराठी व नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो हम बता दें कि हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी है और हम इसी का प्रयोग करते हैं। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो बता दें कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवनागरी का विकास कहाँ से होता है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर होगा क्या कि देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, आइए अब जानते हैं हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। इस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। प्राचीन काल की लोक भाषा प्राकृतिक से अपभ्रंश नामक लोक भाषा का विकास हुआ। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला आदि भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन होता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में किसने स्वीकार किया है? तो संविधान ने स्वीकार किया है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। अब आइए वर्णमाला के बारे में जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अ से ह तक हिंदी के वर्ण हैं, जिनकी कुल संख्या 46 है और इनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन एवं 1 अनुस्वार, अन तथा 1 विसर्ग अह शामिल है। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन ड़ तथा ढ तथा च संयुक्त व्यंजन,
छ त्र ज्ञ श्र होते हैं। तो अभी हमने भाषा के अंग, व्याकरण, लिपि, हिंदी भाषा का विकास, वर्णमाला, इनके बारे में जानकारियाँ ली। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि कुछ आपको डायग्राम दिख रहे हैं, तो इन डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं, ऐसे हमारी हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वर कहलाते हैं। यानी कि स्वर को किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। और वहीं व्यंजन में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए स्वर हमारा है ह्रस्व स्वर अ ई उ, और दीर्घ स्वर है आ ई उ ए ओ। और ये हमारे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब इनको बोलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, बड़े आसानी से बोल लिए जाते हैं, लेकिन वहीं दीर्घ स्वर को बोलने में थोड़ा समय लगता है। व्यंजन वे वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन में देखिए कितने प्रकार हैं, कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, वट्स है और ओष्ठ है, दंतोष्ठ है। ठीक है, तो कंठ में देखिए क ख ग घ अंग, मूर्धन्य में तालव्य में हमारे हो गए च छ ज झ ई आ श य, मूर्धन्य में हो गया ट ठ ड ढ ड़ ढ र और श, दंत में हो गए त थ द ध, और वट्स में हो गए न ल स ज। फिर यहीं ओष्ठ में प फ ब भ म व, और दंतोष्ठ में फ व। तो आइए देखिए विशिष्ट के बारे में जानते हैं। हिंदी में छ त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। उच्चारण की पृथकता के कारण इनके लिए अलग लिपि विकसित की गई है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। क ज च ज, क ग च ज इत्यादि अल्प प्राण हैं। पहला तथा तीसरे वर्ण जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं, जैसे ख घ छ झ इत्यादि महाप्राण हैं। ठीक है, तो आज हमने भाषा एवं व्याकरण के बारे में बताया आपको, जिसमें हमने भाषा के अंग, व्याकरण, लिपि, हिंदी भाषा का विकास, वर्णमाला और वर्णमाला के अंतर्गत हमने आपको स्वर, व्यंजन के बारे में बताया। और यहाँ पर कुछ विशिष्ट तथ्य जिसमें हमने अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताया। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ऐसी ही एजुकेशन से भरी वीडियो मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।